कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान रिवीजन टेस्ट का संपूर्ण हल मिल जाएगा। पूरे विकल्प, दीर्घ उत्तरीय, अति लघु उत्तरीय, सब कुछ इसमें मिल जाएगा। पूरा का पूरा 100 में से 100 नंबर मिलेंगे। बहुत मेहनत करके और बहुत ही परिश्रम करके ये वीडियो तुम लोगों के लिए लेकर के आया हूं। इसमें तुमको कक्षा 10वीं विषय सामाजिक विज्ञान रिवीजन टेस्ट का संपूर्ण हल मिलेगा भैया, संपूर्ण हल मिलेगा। और हाथ से लिखा हुआ, मैं चाहता मैं भी इसको बनाया था पीट, लेकिन हाथ से लिखा हुआ वाला है बिल्कुल सही तरीके से। और मैं गारंटी दे रहा हूं मेरे भाई, अगर मैं तुमको जैसा वीडियो में लिखवा रहा हूं, अगर तुमने जैसे का तैसा बिल्कुल छाप करके आ गए और लिख करके आ गए ना, तो लिख के ले लो, स्टाम्प पेपर में लिख के ले लो। सामाजिक विज्ञान में 100 में से 100 नंबर लेने से तुमको किसी का बाप भी नहीं रोक पाएगा। सामाजिक विज्ञान में बिल्कुल 100 में से 100 नंबर मिलेंगे, पूरा संपूर्ण हल है। इसके बाद तुमको दूसरा कोई भी वीडियो देखने की, कोई भी कुछ भी देखने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। पूरा A to Z मटेरियल तुमको इस वीडियो में मिल जाएगा, A to Z सामाजिक विज्ञान का। और संस्कृत का बनना शुरू हो गया है तुम्हारे लिए स्पेशल। पहला तुम्हारा सही विकल्प चुनिए, सही विकल्प चुनिए। आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के डेल्टा क्षेत्रों तथा गंगा के मैदानों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? उत्तर आएगा जलोढ़ मिट्टी। दूसरा, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। ये अंग्रेज था, ये अंग्रेज ने भारत देश को लूट के खा गए साले लोग ने, है ना कि नहीं। उस समय कौन सा अंग्रेज था? 1857 में मंगल पांडे ने विद्रोह किया तो उस समय लॉर्ड कैनिंग था ना। भारत के संविधान के कितने अनुच्छेद है? तो भैया 395 अनुच्छेद में पूरे भारत का संविधान लिखा हुआ है। भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा किस वर्ष में की गई थी? सन 1948 में औद्योगिक नीति की घोषणा की गई थी कि उद्योग किस प्रकार से खोले जा सकते हैं और क्या क्या कर सकते हैं। मुंबई बंदरगाह, अरे बंदरगाह उसी को बोलते हैं जहां पर जहाज उतरते हैं, उसको बंदरगाह बोलते हैं ना, है ना। एयरपोर्ट होता है ना हवाई जहाज के लिए, वैसे बंदरगाह जहाज के लिए होता है। मुंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने हेतु विकसित बंदरगाह कौन सा है? नेहावा शेवा। मुंबई में इतने जहाज उतर रहे कि भैया परेशान हो गए, तो कौन सा बंदरगाह बनाया गया? नेहावा शेवा बंदरगाह बनाया गया। पलटाओ पेज, ये है ना। अगला एक वाक्य में या एक शब्द में उत्तर दीजिए। पहला है आपका पेड़ पौधे और जीव जंतुओं के सड़े गले अवशेषों को क्या कहते हैं? अपशिष्ट पदार्थ कहते हैं। और पेड़ पौधे के जो सड़े गले अवशेष होते हैं ना, उनसे जैविक खाद बनती है, उसको खेत में डालते हैं तो खेत की मिट्टी अधिक उपजाऊ हो जाती है। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई? 8 दिसंबर 1951 को पंचवर्षीय योजना लागू की गई थी और नरेंद्र मोदी ने उसको बंद करवा दिए थे 2014 में। तीसरा है मध्य प्रदेश की विधानसभा की सदस्य संख्या कितनी है? तो मध्य प्रदेश में विधानसभा के सदस्य 230 है। मतलब विधानसभा के सदस्य, विधानसभा तुम्हारे एरिया का विधायक है कि नहीं। जितने भी विधायक लोग चुन करके तुम वोट डालते हो तो विधायक बनता है, और जब वही विधायक लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो विधानसभा बन जाती है, मुख्यमंत्री बन जाते हैं, है ना। इस प्रकार से होता है। चौथा है 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? तो बैरकपुर छावनी में क्या हुआ? 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे नामक सैनिक ने चर्बी वाले कारतूस को भरने से इनकार कर दिया था। एक बंदूक आई थी नई वाली, वो बंदूक को मुंह से खोलना पड़ता था और उसमें चर्बी का कारतूस लगा होता था। मंगल पांडे ने बोला कि हम जात के ब्राह्मण हैं, हम भला क्यों चर्बी को मुंह में डाले, है ना कि नहीं। विद्रोह कर दिया और अंग्रेज के अफसर को मार डाला, है ना कि नहीं। सही करा उसने, और तभी 1857 की क्रांति प्रारंभ हुई। ऐसी सी बात थी। अंग्रेज अधिकारी की हत्या कर दी, फलस्वरूप उसे बंदी बना करके मंगल पांडे जी को, अमर शहीद मंगल पांडे जी को 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। यही घटना जो थी 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण बनी। पूरे जैसे ही मंगल पांडे जी को फांसी की सजा हुई, पूरे के पूरे हिंदुस्तानी भड़क गए और अंग्रेजों को बिल्कुल मार मार के उनकी चमड़ी उधेड़ दी, है ना, अंग्रेजों की 1857 में। अगला तुम्हारा 5वें, संविधान में नागरिकों को कितने मूल अधिकार प्राप्त है? संविधान में 6 मूल अधिकार प्राप्त है। आप भारत देश के नागरिक हो, आपको 6 मौलिक अधिकार है। आपको स्वतंत्रता का अधिकार है, समता का अधिकार है, आप हर व्यक्ति समान है, हर व्यक्ति स्वतंत्र है। आपको कोई बंदी बना के नहीं रख सकता, आपको कोई बंधुआ मजदूरी टाइप आपसे कोई जबरदस्ती काम नहीं करवा सकता, है ना कि नहीं। आपको शिक्षा का अधिकार है, आपको स्वास्थ्य का अधिकार है, ये सब आपको अधिकार दिए गए हैं, है ना।
भारत देश के हर नागरिक को स्वतंत्रता का अधिकार है। यदि आपका एक बार जन्म हो गया तो उसके बाद आप माँ बाप भी नहीं बोल सकते कि तू ये काम कर करके। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि आप स्वतंत्र हो चुके हो, कोई आप पर दबाव नहीं बन सकता। और कोई भी व्यक्ति अगर आपके अधिकार का हनन करने की कोशिश करता है, आपको दबाने की, प्रताड़ित करने की कोशिश करता है, तो आप कोर्ट में जाकर के उसके खिलाफ कार्रवाई करके उसको जेल भेज सकते हो। यह अधिकार आपको प्राप्त है। प्रश्न क्रमांक 3 के बोलो रिक्त स्थान की पूर्ति करो। का पहला, सूती वस्त्र उत्पादन में भारत में महाराष्ट्र राज्य प्रथम स्थान पर है। सूती वस्त्र, जो सूती कपड़ा होता है अपन गर्मी के दिनों में पहनते हैं, है ना, उसका उत्पादन कहाँ किया जाता है? महाराष्ट्र में किया जाता है। इंटरनेशनल नेटवर्क का संक्षिप्त नाम इंटरनेटवर्क होता है। इंटरनेशनल नेटवर्क, इंटरनेशनल से शुरू का इंटरनेट उठा लिया, यहाँ इंटर लिख दिए, और नेटवर्क में शुरू का नेट उठा के यहाँ नेट लिख दिए, तो इंटरनेशनल के इंटर और नेटवर्क के नेट से बन गया इंटरनेट, जिससे तुम ये वीडियो देख पा रहे हो। रिचार्ज करवाते हो ना इंटरनेट पैक का, है ना, वो होता है। संयुक्त वन प्रबंधन व्यवस्था में वनों का महत्वपूर्ण स्थान है। किसका स्थान है? वनों का महत्वपूर्ण स्थान है, जंगल का महत्वपूर्ण स्थान है। दिल्ली की जनता ने बहादुर शाह जफर द्वितीय को भारत का सम्राट घोषित किया। जब अंग्रेज लोग थे तो अंग्रेज लोग से लड़ाई करने के लिए बहादुर शाह जफर जी ने खूब मेहनत की, अंग्रेजों से लोहा लिया था। अगला आपका स्व सहायता समूह में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? 20 होती है। सही जोड़ी, सही जोड़ी। अमर्त्य सेन ने आर्थिक कल्याण, है ना। चाय कहाँ सबसे अधिक चाय कहाँ बनती मालूम है? चाय पत्ती कहाँ बनती? असम में बनती। कहाँ बनती है? असम में। स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन को चलाया था। रोजगार गारंटी योजना 100 दिवस। जितने भी बेरोजगार लोग होते, जितने भी नल्ले लोग होते, जिनके पास कोई काम धंधा नहीं होता है, तो सरकार बोलती है कि तुम लोग खाली बैठे, उससे अच्छा तुम हमारे यहाँ काम करो। हर साल, पूरे एक साल में 365 दिन में से 100 दिन का कार्य कौन उपलब्ध करवाती है? सरकार उपलब्ध करवाती है। इसको रोजगार मतलब काम धंधा प्रोवाइड करवाना, रोजगार गारंटी योजना कहा जाता है। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी जो थे, वो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 5, इसको थोड़ा दबा के रखो ऐसा, है ना। प्रश्न क्रमांक 5 है ना। भौम जल पाने के क्या स्रोत है? भौम जल का मतलब होता है जमीन के नीचे पाए जाने वाला पानी। जमीन के नीचे का पानी कहां से निकलता है? कुआं से निकलता है, ट्यूबवेल से निकलता है, बोर मशीन के द्वारा निकलता है ना। इसे कुआं और ट्यूबवेल के द्वारा धरातल पर लाया जाता है और मानवीय उपयोग के अतिरिक्त कृषि भूमि की सिंचाई, जमीन के अंदर का कुआं का जो पानी होता है अपन खुद का उपयोग तो करते हैं नहाने धोने खाने पीने में, उसके अलावा कृषि भूमि की सिंचाई करते, खेती बाड़ी की सिंचाई करते हैं, बागबानी उद्योग आदि के लिए उपयोग में लाया जाता है। प्रश्न क्रमांक 6 ये बोल रहा है 1857 की क्रांति। अरे 1800 देश हालांकि 1947 में आजाद हुआ, लेकिन 1857 में अंग्रेजों को भगाने के लिए पूरे देश के लोग इकट्ठे हो गए थे, है ना। 1857 की क्रांति के प्रमुख केंद्र कौन कौन से थे? तो 1857 की क्रांति के प्रमुख केंद्र बैरकपुर, मेरठ। बैरकपुर में क्रांति छिड़ी थी, पूरे अंग्रेज लोग की बिल्कुल मार के बिल्कुल इनकी खाल उधेड़ दिए थे, है ना। तात्या टोपे, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, झांसी वाली रानी थी। मेरठ में हुआ, दिल्ली में हुआ, कानपुर में हुआ, झांसी में हुआ, ग्वालियर में हुआ, लखनऊ में हुआ, जगदीशपुर में हुआ था। यहाँ के लोगों ने बिल्कुल अंग्रेजों को बिल्कुल चमड़ी उधेड़ दी थी। अगला है तुम्हारा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है तुम्हारा? प्रश्न 7 का अथवा। मैं तुमको समझा इसलिए रहा हूं क्योंकि तुमको अभी इसमें प्रॉफिट हो जाएगा और वार्षिक परीक्षा में तुम जब स्कूल तुमको याद करने में आसानी जाएगी, क्योंकि वार्षिक परीक्षा जो तुम्हारी होगी ना वो लिखित होगी, तुमको स्कूल में बैठ करके देना पड़ेगा, है ना। अभी तुम घर पे ला करके दे रहे हो और वार्षिक परीक्षा के तुम्हारे नंबर भी जुड़ेंगे। प्रश्न 7 का अथवा, प्रश्न 7 का अथवा ये क्वेश्चन ये बोल रहा है प्रति व्यक्ति आय क्या है, इसकी गणना का सूत्र लिखे। देखो बच्चों, प्रति व्यक्ति आय का मतलब ये होता है कि भारत देश में अगर 100 लोग रह रहे हैं तो 100 के 100 लोग कितना रुपए कमाते हैं। जैसे कि आपके पापा महीने का 1 लाख कमा रहे हैं, किसी के 5,000 कमा रहा है, किसी के 10 लाख कमा रहा है। तो अगर भारत देश के हर व्यक्ति की इनकम को जोड़ दिया जाए, हर व्यक्ति के भारत देश में जितने भी लोग जन्म लिए, जितने भी लोग अभी भारत देश में रह रहे हैं, जितने भी लोग भारत देश में पैदा होकर के अभी रह रहे हैं, वो लोग देश में पूरा जितना कमाते हैं, एक साल में उनको जितनी इनकम है, जितना वो रुपए कमाते हैं, उन सब की आय को प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। यहां पर ये लिखा है प्रति व्यक्ति आय एक देश की किसी विशेष वर्ष में औसत आय ही प्रति व्यक्ति आय कहलाती है। इससे ज्ञात करने के लिए किसी एक वर्ष को राष्ट्रीय आय में से
राष्ट्रीय आय में वर्ष की आय से भाग दे दिया जाता है। अगर तुम भारत देश में रहने वाली जितनी भी जनसंख्या है 135 करोड़, उस 135 करोड़ जनसंख्या में उस है ना वो 135 करोड़ लोग जितना भी रुपए कमा रहा है, जितना भी रुपए कौन कमा रहा है 135 करोड़ रुपए जो कमा रहा है, उसमें अगर तुम भारत देश की कुल जनसंख्या का भाग दे दोगे तो तुमको प्रति व्यक्ति आय प्राप्त हो जाएगी। देखो 2011 सूत्र क्या होता है, अगर तुमको 2011 की प्रति व्यक्ति आय निकालना है तो 2011 में जितने भी लोग भारत देश में रह रहे थे उन सभी लोगों की कुल आय निकालो, है ना, और उसमें कुल जनसंख्या का भाग दे दो। किसका भाग दे दो? कुल जनसंख्या का भाग दे दो, तो आपकी प्रति व्यक्ति आय निकल करके आ जाएगी। स्पष्ट है कि राष्ट्रीय आय में वृद्धि की दर जनसंख्या वृद्धि दर से अधिक होने पर यही प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी, अन्यथा कम रहेगी। ये होता है। समझ में नहीं आया होगा तो उसका 1 घंटे का लेक्चर मैंने अपने YouTube चैनल पर पहले डाल दिया हूं, और तुम लोग बोलोगे तो अभी तुम लोग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बिल्कुल सीरीज चालू होने वाली है। 10वीं क्लास में पिछले 5-5 साल के प्रश्न उत्तर में तुम लोग को समझाऊंगा और यहीं पर तुमको याद करवाऊंगा। अगर तुमने इतना ही पढ़ लिए तो बोर्ड क्लास में तुमको 100 में से 100 नंबर लाने से किसी का बाप भी नहीं रोक पाएगा। पूरी गणित, हिंदी, सामाजिक विज्ञान, ये जो चैनल है MP बोर्ड हिंदी मीडियम वाले सभी विद्यार्थियों के लिए बनाया गया है ना। जितना तुमको तुम्हारी कोचिंग प्रोवाइड नहीं करेगी उससे ज्यादा मटेरियल तुमको मैं यहाँ पर अपने चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगा, है ना। हजारों करोड़ों रुपए का तुमको मटेरियल यहाँ पर पूरा फ्री मिल रहा है। कैसा मिल रहा है? फ्री मिल रहा है। इसी बात, और तुमको अगर मुझे से पढ़ना है तो सब्सक्राइब वाली बटन दबा देना। अभी सब्सक्रिप्शन में आपको कुछ भी रुपए नहीं देना है ना, पूरा फ्री सब्सक्रिप्शन है। क्वेश्चन 8 का अथवा ये बोल रहे हैं मानव जीवन में मृदा का क्या महत्व समझाइए। मृदा का मतलब मिट्टी, मिट्टी का क्या महत्व है, मिट्टी का क्या उपयोग होता है। उत्तर, मानव जीवन में मृदा का अत्यधिक महत्व होता है, विशेषकर किसानों के लिए। भैया मिट्टी रहेगी तभी तो किसान गेहूं उगा पाएगा, चावल बाजरा उगा पाएगा, है ना कि नहीं। संपूर्ण मानव जीवन मृदा पर निर्भर करता है। संपूर्ण प्राणी जगत का भोजन प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से मृदा से ही प्राप्त होता है। हमारे वस्त्रों के निर्माण में प्रयुक्त कपास, रेशम हो गया, जूट हो गया, ऊन हो गया, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से हमें मृदा से ही मिलते हैं। आप खाना खा रहे हो, आप खाना में रोटी खाए हो ना, तो रोटी काय से बनी? गेहूं से बनी। गेहूं कहाँ उगाया गया? खेत में उगाया गया। खेत मतलब मिट्टी में उगाया गया। इसलिए मृदा का बहुत महत्व होता है। अब तुम कपड़े पहन रहे हो, कपड़े कहाँ से आए? तुम स्वेटर पहन रहे हो ना, जो भेड़ होते हैं ना, भेड़ बकरी के जो बाल होते हैं उससे तुम्हारी स्वेटर बनती है ना, है ना। मृदा आदि पर होगी घास खाती है। अब मिट्टी पर भैया घास होगी, उसको बकरी खा रही है तभी तुमको ऊन मिल रहा है। अब मिट्टी नहीं रहेगी तो घास कहाँ खाएगी बकरी, ऐसा रहता है। विल्कोक्स ने मृदा के विषय में कहा है कि मानव सभ्यता का इतिहास मृदा का इतिहास है और प्रत्येक व्यक्ति की शिक्षा मृदा से ही आरंभ होती है। अगला तुम्हारा प्रश्न 10। प्रश्न 10 क्या बोल रहा तुम्हारा? 1857 के संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम क्यों कहते हैं? इसको दबाओ ना। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम को 1857 के स्वतंत्रता संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम क्यों कहते हैं? तो उत्तर भैया देखो, इस क्रांति ने 1857 की जो क्रांति हुई थी ना, उस क्रांति ने अंग्रेज लोग भारत देश में आए और हम लोग पर राज करे, हम लोग को प्रताड़ित करे। तुम लोग को पता है जो लोग अंग्रेज लोग की बात नहीं मानते थे उन लोगों के हाथ में खीले ठोक देते थे और पैर में खीले ठोक करके रस्सी से खंबे में लटका दिया जाता था। इतने क्रूर थे अंग्रेज लोग, साले भोसड़ी वाले लोग, सॉरी है ना, अंग्रेज लोग, है ना। तो देखो सॉरी है ना, बड़ा गलत निकल गया। इस क्रांति ने अंग्रेजों की जड़ों को हिलाकर रख दिया। इससे पहले भी वेल्लीर, बैरकपुर या बुंदेलखंड में विद्रोह हुए जिनको अंग्रेजों ने कुचल कर रख दिया। बुंदेलखंड अपने मध्य प्रदेश का बुंदेलखंड अच्छा लोकगीत प्रचलित है यहाँ का। बुंदेलखंड कौन सा गाना गाया गया यहाँ पर? चीलम तमाकू का डब्बा, अरे ढीमरा जी ने फेंक दो जाल, कहाँ गाओ चीलम तमाकू का डब्बा। बुंदेलखंडी गीत है ना। बुंदेलखंडी क्या है? गीत है। अपने मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड के लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, बैरकपुर के लोगों ने लड़ाई लड़ी, बेल्लोर के व्यक्ति ने लड़ाई लड़ी, इतने सारे लोगों ने लड़ाई लड़ी और विद्रोह हुए। लेकिन इन सभी विद्रोह को अंग्रेजों ने कुचल कर रख दिया। किंतु इन विद्रोह से 1857 ईस्वी के क्रांतिकारियों को बड़ी प्रेरणा मिली। 1857 के क्रांतिकारियों को बहुत प्रेरणा मिली। वीर सावरकर, अशोक मेहता और अन्य भारतीय इतिहासकारों ने इस क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम दिया। इस क्रांति के
उठ खड़ा, ये उठ लिखा है, उठ खड़ा होने का कारण न चर्बी के कारतूस का प्रयोग करना था, वरन जन साधारण में भय असंतोष की भावना थी, जो पिछले 100 वर्षों से अंग्रेजी राज्य के कारण उत्पन्न हो रही थी। अंग्रेज लोग ने भारत देश को 100 वर्षों से गुलाम बनाकर रखा था। 100 वर्षों से वो अपने देश को लूट रहे थे, भारत देश को लूट रहे थे, और अपने इंग्लैंड में पूरा का पूरा सामान ले आ रहे थे साले अंग्रेज लोग, है ना। अंग्रेज लोग हम पे लूट रहे थे, अत्याचार कर रहे थे, हम लोगों को गुलाम बना के रखा था। तो हर इंसान के अंदर गुस्सा था अंग्रेजों के प्रति कि अंग्रेज लोगों को काट डालो बिल्कुल, है ना, अंग्रेज लोगों को बिल्कुल खत्म कर दो बिल्कुल। तो गुस्सा जो था उसी कारण क्या हुआ, 1857 की महान क्रांति का जन्म हुआ, है ना। तो इसको खाली तुम सैनिक विद्रोह ना कहकर, तो खाली सैनिक लोग का विद्रोह नहीं था, बल्कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। भारत देश के लोगों ने, तुम सोच करके देखो, अगर तुमको कोई गुलाम बना ले कितना बेकार लगेगा, है ना। तो भारत देश के लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ 1857 में जो जंग छेड़ी थी वो क्या था, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। पलटाइए, तुम्हारा स्वामित्व के आधार पर कोई 4 उद्योग को समझाइए। किसके आधार पर, स्वामित्व मतलब कि तुम अपनी फैक्ट्री के मालिक हो, तुम्हारे घर में, है ना, तुम्हारे घर में काय की दुकान है, तुम्हारे घर में लोहा लंगड़ी की दुकान है, तुम खुद बिल्डिंग मशीन से बिल्डिंग चला रहे हो, तो तुम्हारा खुद का क्या हो गया, वो स्वामित्व हो गया, हुआ कि नहीं स्वामित्व, है ना। तो स्वामित्व के आधार पर कोई 4 उद्योग, तो स्वामित्व के आधार पर 4 उद्योग निम्न प्रकार के होते हैं। पहला होता है निजी उद्योग। निजी का उद्योग मतलब जो होता है कि खुद का बिजनेस है, खुद का व्यवसाय है ना। इस प्रकार के उद्योग व्यक्तिगत स्वामित्व में आते हैं, है ना। आ रहा सामने, जैसे मंजीत तेरे यहाँ लोहा लंगड़ की दुकान है ना कि नहीं, तो खुद बना रहा है लोहा, खुद बेच रहा है कल्टीवेटर बना करके, है ना, तो वो तेरा क्या है, वो निजी उद्योग कहलाएगा, है ना। सरकारी उद्योग किसको बोलेंगे, वे उद्योग जो सरकार के स्वामित्व में होते हैं। सरकार के स्वामित्व का मतलब जो होता है, जिन उद्योग सरकार की खुद की फैक्ट्री होती है उसको सरकारी उद्योग बोलेंगे। अगला होता है सहकारी उद्योग, जो सहकारी स्वामित्व में होते हैं, मतलब उसमें कि निजी व्यक्ति भी काम करता है और सरकार भी काम करती है, उसको सहकारी उद्योग बोलते हैं। चौथा होता है मिश्रित उद्योग, जो संयुक्त रूप में से किन्हीं 2 या 2 से अधिक स्वामित्व होते, पार्टनरशिप में चलाते जिनको, है ना, उसको मिश्रित उद्योग कहते हैं। राइटिंग हल्की से आपको दिक्कत करेगी। अगर आपको इसकी पूरी पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ का वीडियो मैंने डाल चुका हूं, उसमें तुमको बिल्कुल प्रिंटेड मटेरियल मिल जाएगा, प्रिंटेड मटेरियल, है ना। उसके लिए तुम मेरे चैनल के लोगों पे क्लिक करो, और सामाजिक विज्ञान का बिल्कुल एक 30 मिनट का वीडियो पहले ही बनाया जा चुका है, इसको मैंने कल रात को अपलोड कर दिया था, है ना। इसको मैं समझाने के लिए मैंने आपको बनाया हूं, है ना। अब क्वेश्चन 12 क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, क्वेश्चन 12 यहाँ पर ये बोल रहा है, अंग्रेजी शासन ब्रिटिश शासन से भारतीय शासकों में असंतोष का कारण थे। अंग्रेज लोग जो थे, अंग्रेजी शासन जो था, जो अंग्रेज लोग थे, है ना, उनसे भारतीय शासकों में असंतोष फैल गया था। भारत के जितने भी राजा महाराजा लोग थे, है ना, वो लोग बिल्कुल गुस्सा हो गए थे अंग्रेज लोग से, क्योंकि बाहर का इंसान आकर के हमारे ऊपर राज करेगा तो हमको अच्छा थोड़ी लगेगा। अंग्रेजों की राज्य विस्तार नीति के कारण, अंग्रेज लोग अपने राज्य का विस्तार कर रहे थे के कारण भारत के अनेक शासकों और जमींदारों में असंतोष व्याप्त हो गया था। लॉर्ड वेलेस्ली की असहायक संधि व्यवस्था और लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति के कारण अनेक राज्यों अंग्रेजी साम्राज्य में जबरदस्ती विलय कर दिया गया। अंग्रेजों ने पंजाब, सिक्किम, जयपुर, संभलपुर, झांसी, नागपुर आदि राज्यों को अपने अधीन कर लिया था। सरकार ने अवध, तंजौर, कर्नाटक और के नवाबों को राज की उपाधि समाप्त कर दी थी। अंग्रेज लोग क्या करते थे भैया, कि कोई राजा है, अब कोई राजा बच्चे के यहाँ बच्चे का जन्म नहीं हो पा रहा है, कोई भी उसका वंशज नहीं है, तो अंग्रेज लोग उसका पूरा का पूरा राज्य हड़प लेते थे, है ना। अंग्रेज लोग राजा महाराजा लोग को गुलाम बना लिया करते थे, इतने हरामी थे अंग्रेज लोग, है ना। अच्छा भगाया अंग्रेज लोग को, अच्छा बिल्कुल, और सुझा के मारना था अंग्रेज लोग को, है ना, ऐसा हुआ था। उत्पन्न कर दी थी अंतिम मुगल, जो अंग्रेज लोग के बारे में सुने खून खोलता है ना कि नहीं। यहाँ दबा उसको, है ना, यहाँ पे उंगली आ रही है ना। सम्राटों के प्रति अंग्रेजों का व्यवहार अनादर पूर्वक होता चला गया, है ना, चला गया। इन परिस्थितियों में, मतलब शुरू में अंग्रेज लोगों ने पोट के राजा महाराजा की जय बोलो, जैसे इनको राज हट पे तो उन्हीं लोग को भगा दिए, ऐसा काम करे, है ना। इन परिस्थितियों में, इसको थोड़ा ऐसा कर रहा हूं, इन परिस्थितियों में शासन परिवारों में घबराहट फैल गई थी। अंग्रेजों ने जिन राज्यों पर कब्जा किया, वहां के सैनिक, कारीगर तथा अल्प व्यवसायों से जुड़े लोग भी प्रभावित हुए। इन्हीं सब के कारणों से भारतीय शासकों में असंतोष व्याप्त हो गया। अगला है तुम्हारा प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 का उत्तर है ना, प्रश्न नंबर 13, भारत का संविधान लिखित एवं विस्तृत क्यों है, वर्णन कीजिए।
कहाँ का संविधान? भारत का जो संविधान है ना, इसको आप देख लेना, अथवा क्या क्या मुख्य है इसको चेक कर लेना आप अच्छे से, है ना, और पूरा पूरा लिखना है। भारत का संविधान लिखित एवं विस्तृत संविधान क्यों है? आपको संविधान का मतलब जो होता है कि किसी भी देश को चलाने के लिए जो नियम कानून कायदे बनते हैं, है ना, कि तुम 18 साल के हो गए तब तुम वोट डालोगे, जितने भी नियम कानून कायदे बनते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं? संविधान कहते हैं। तो भारत का संविधान लिखित एवं विस्तृत संविधान क्यों है? उत्तर, भारत का संविधान एक संविधान सभा ने एक निश्चित समय तथा योजना के अनुसार बनाया था। देखिए दोस्तों, वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए अब मैं आपको समझाता नहीं हूं, मैं आपको खाली पढ़ करके बोल देता हूं ताकि जल्दी जल्दी हो जाए। आपको समझना है, अगर आपको मुझसे पूरा का पूरा सामाजिक विज्ञान, गणित, हिंदी विषय सब कुछ पढ़ना है। मैं टॉपर रह चुका हूं भाई साहब, मेरा 10th क्लास में 90%, 12th क्लास में 90% रह चुका है। पिछले 4 साल से मैं कोचिंग पढ़ा रहा हूं, है ना, पूरा का पूरा मटेरियल आप लोग के लिए मैं उपलब्ध करवा रहा हूं यहाँ पर, है ना। आप लोगों को अगर मुझसे पढ़ना है ना, तो आप मेरे चैनल से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करने का तुम लोग को एक फायदा ये मिलेगा कि जैसे ही मैं नया वीडियो अपलोड करूंगा तुरंत उसकी नोटिफिकेशन तुम लोग को मिल जाएगी और तुम लोग तुरंत वीडियो खोल के देख लोगे, है ना। देखो यहां से, इसमें सरकार के संगठन का सिद्धांत, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका आदि की रचना और कार्य, नागरिकों के साथ उनके संबंध, नागरिकों के अधिकार तथा कर्तव्य आदि के विषय में स्पष्ट रूप से लिख दिया गया है। इसलिए हमारा संविधान लिखित है। विस्तृत या विशाल संविधान, भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। भारत के वर्तमान संविधान में 395 अनुच्छेद और 12 सूचियां है जो 22 भागों में विभाजित है, जबकि अमेरिका के संविधान में 7, कनाडा के संविधान में 148 और ऑस्ट्रेलिया के संविधान में 128 अनुच्छेद ही है। भारतीय संविधान के विस्तृत होने के निम्नलिखित कारण है। भारतीय संविधान में शासन संबंधी बातों का विस्तार में वर्णन किया गया है। दूसरा, संघीय शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है जिससे शक्तियों के विभाजन की तीनों सूची, पहला संघीय सूची, दूसरा राज्य सूची, तीसरी संवर्ती सूची को विस्तार से लिखा गया है। तीसरा, मौलिक अधिकारों तथा नीति निर्देशक सिद्धांतों को संविधान में शामिल करने से भी संविधान लंबा हो गया है। चौथा, अनुसूचित जातियों तथा अन्य पिछड़ी जातियों की सुरक्षा के लिए संविधान में व्यवस्था की गई है। ये विश्व के अन्य किसी भी संविधान के में नहीं है। पांचवा, नागरिकता, राष्ट्रभाषा, सार्वजनिक सेवाओं तथा अन्य व्यवस्थाओं के बारे में विशेष उपबंध है। इन सभी कारणों के कारण संविधान इतना विस्तृत हो गया है। अब राइटिंग तुम्हारी अच्छी वाली जाएगी ना, देखो अब अच्छी राइटिंग से। क्वेश्चन 14 है ना, देख लेना, अथवा है क्या मुख्य है ना, वो अथवा और डालना थोड़ा क्वेश्चन पेपर से भी, क्वेश्चन पेपर को देख के करना थोड़ा, है ना। देखो क्वेश्चन है ना, क्या बोल रहा है तुम्हारा 14, अच्छी राइटिंग से लिखना मगर तुम पेपर में 100 में 100 नंबर लेना है तो, है ना। क्वेश्चन ये बोल रहा है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का आशय एवं उद्देश्य समझाइए। उत्तर, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना से आशय एवं उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में गरीबों की व्यापकता एवं सहायता के निवारण तथा ग्रामीण क्षेत्र में उत्पादक रोजगार बढ़ाने की दृष्टि से सितंबर 2005 में रोजगार गारंटी अधिनियम पारित किया गया। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून का उद्देश्य वर्ष भर में 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराकर गैर कृषि अवधि के दौरान अकुशल ग्रामीणों का गांव से पलायन रोकना है। इसके अनुसार इच्छुक परिवारों को रोजगार प्राप्त करने का वैधानिक अधिकार प्राप्त हो गया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित है। पहला, इस योजना का उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्र में निवासरत प्रत्येक परिवार के वयस्क व्यक्तियों को जो अकुशल मानव श्रम करने हेतु तैयार है, एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराना। दूसरा, ग्रामीण क्षेत्र में स्थायी परिसंपत्तियों का सृजन करना। प्रश्न 15 यहां पर ये बोल रहा है, आंतरिक जल परिवहन की प्रमुख बाधाएं कौन कौन सी है। आंतरिक जल परिवहन मतलब कि एक देश मतलब नाव जहाज वगैरह चलाने में क्या क्या दिक्कत आती है। उत्तर समझा दूंगा ना, चैनल पर डाल दूंगा पूरे वीडियो, है ना, चिंता मत करो, पूरा समझा दूंगा। वार्षिक परीक्षा की तुम्हारी पूरी फुल तैयारी करवा दूंगा, पूरे याद करवा दूंगा। वार्षिक परीक्षा में तुमको 100 में 100 नंबर दिलवाऊंगा। परीक्षा में लिखने का तरीका, टॉपर बच्चों की आंसर शीट भी उपलब्ध करवाऊंगा मैं, है ना। आंतरिक जल परिवहन, है ना, प्रश्न क्रमांक 15 देख लेना, अथवा क्या वो है ना का उत्तर। पहला, देश की अधिकांश नदियां मौसमी हैं, कुछ नदियां तो शुष्क मौसम में
विलुप्त सूख हो जाती है और कुछ में जलधारा इतनी पतली और उथली होती है कि उनमें नावे या स्टीमर नहीं चलाए जा सकते। दूसरा, वर्षा ऋतु में जल की अधिकता, विकराल गति एवं बाढ़ की स्थिति के कारण वर्षा ऋतु में नाव नदियों का परिवहन के लिए उपयोग नहीं हो पाता। तीसरा, सदा नीरा नदियों से सिंचाई के लिए जगह जगह से नहरें निकाली गई है, जिससे नदियों में जल स्तर तो कम हो ही जाता है, मार्ग के द्वार या बंद करने से मार्ग बाधा युक्त हो जाता है। अतः जो नदियां पहले नौ संचालन के योग्य थी अब उपयोगी नहीं रही। चौथा, दक्षिण भारत की नदियां पथरीले भागों से बहती हुई प्रपात बनाती है। प्रपाती लिखा है। प्रपाती नदियों में गति तो तीव्र होती है, साथ ही प्रवालों के साथ साथ स्वाभाविक रूप से नावों या स्टीमरों को नहीं चलाया जा सकता। अगला तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 16 थोड़ा सा बचा है बस, है ना। क्वेश्चन नंबर 16 तुम्हारा है ना। वन का मतलब होता है जंगल। जंगल से कौन कौन से लाभ होते हैं, है ना। वनों से होने वाले लाभ लिखिए। उत्तर, वनों से होने वाले लाभ निम्नलिखित है। पहला, रोजगार। वनों पर 7.8 करोड़ व्यक्ति, लगभग 7 करोड़ व्यक्तियों की आजीविका आश्रित है। वनों से जो कच्चे पदार्थ मिलते हैं उनसे बहुत से उद्योग चल रहे हैं और करोड़ों व्यक्तियों को रोजगार मिला हुआ है। दूसरा, विदेशी मुद्रा का अर्जन। वनों से प्राप्त लाख, तारपीन का तेल, चंदन का तेल, लकड़ी से निर्मित कलात्मक वस्तुओं का निर्यात करने से विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है। तीसरा है राजस्व की प्राप्ति। सरकार को जो वनों से राजस्व और रॉयल्टी के रूप में करोड़ों रुपए की प्राप्ति होती है। चौथा है अन्य लाभ। अन्य लाभ कौन कौन से होते हैं? लकड़ी की प्राप्ति, गौण पदार्थों की प्राप्ति। तीसरा, आधारभूत उद्योगों के लिए सामग्री। और चौथा, चारागाह। चारागाह मतलब जंगली जानवर इसमें चर लेते हैं। प्रश्न 17 यहां पर क्या बोल रहा है? भारतीय संविधान की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। उत्तर, भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला, लिखित एवं निर्मित संविधान। भारत का संविधान लिखित एवं निर्मित है। यह ब्रिटेन के संविधान की भांति अलिखित नहीं है। दूसरा, संसदीय शासन प्रणाली। भारतीय संविधान में शासन की संसदीय प्रणाली अपनाई गई है। देश का संवैधानिक प्रधान राष्ट्रपति होता है, जबकि वास्तविक सत्ता मंत्रिपरिषद के अधीन होती है। तीसरा, मूल अधिकारों की व्यवस्था। मूल अधिकार नागरिकों के व्यक्तित्व के विकास के लिए अनिवार्य होते हैं, अतः भारतीय संविधान में नागरिकों के लिए मूल अधिकारों की व्यवस्था की गई है। सरकार इनमें हस्तक्षेप नहीं करती। चौथा, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका। नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा और संविधान व्यवस्था का अधिकार होने के कारण न्यायपालिका को स्वतंत्र घोषित किया गया है। संविधान न्यायपालिका की न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार देता है। देखो प्रश्न 18 ये बोल रहा है, इसको थोड़ा समझाऊंगा बच्चों, है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि हर साल आता है, ये हर साल से, पिछले 5 साल से हर साल से आ रहा है ना। क्वेश्चन 18 बोल रहा है, हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं, इसकी विशेषता लिखी। हरित क्रांति, पहले क्या होता था कि 1 एकड़ जमीन में एक ही बोरा गेहूं उग पाता था, लेकिन आज 1 एकड़ जमीन में 10 बोरा गेहूं उग जाता है। क्यों उग जाता है? हरित क्रांति। जितने भी खाद हो गया, बीज हो गया, हाइब्रिड भी। पहले इतना सा समार उगता था, अब इतना बड़ा समार उगने लगा है ना। सब साइज बड़े हो गए ना। पहले एक मक्के के झाड़ में एक भुट्टा उगता था, आज एक मक्के के झाड़ में बहुत सारे भुट्टा उग जाते हैं। तो ये सब क्यों हुआ? जितनी भी दवाई आई, जितने भी सिंचाई के लिए ड्रिप आई, स्प्रिंकलर आए, जो खेत में सिंचाई करते हैं, ये सब कहां से आए? हरित क्रांति के कारण आए, है ना। दूध का उत्पादन बढ़ गया। पहले गाय 1 लीटर दूध देती थी, आजकल संकरित गाय आने लगी, जर्सी गाय बोलते हैं उसको, वो ज्यादा दूध देने लगी। सब किस कारण से आए? हरित क्रांति के कारण से आए, है ना। तो हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं, इसकी विशेषता लिखी। हरित क्रांति से आशय कृषि उत्पादन में तीव्र वृद्धि से है, जो अधिक उत्पादन देने वाले बीजों, रासायनिक उर्वरकों और नई तकनीक के प्रयोग के परिणाम स्वरूप संपन्न हुई है। इस क्रांति के फलस्वरूप फसलों की उत्पादकता में काफी वृद्धि हुई है। भारतीय कृषि में उन्नत कृषि के बीजों का प्रयोग बढ़ता जा रहा है।
पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश गेहूं और चावल का अधिक उत्पादन उन्नत किस्म के बीजों की देन है। हरित क्रांति की विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला, उन्नत बीजों तथा वैज्ञानिक यंत्रों का प्रयोग। दूसरा, है ना, वैज्ञानिक यंत्र का प्रयोग कर रहे हैं, ट्रैक्टर आ गया, ये आ गया, वो आ गया, खेती बाड़ी अच्छी होने लगी। दूसरा, रासायनिक खादों और उर्वरकों का प्रयोग। तीसरा, अधिक कृषि उपज देने वाली फसलों का बोया जाना। चौथा, पौधों तथा भू संरक्षण के लिए कीटनाशक दवाओं का प्रयोग करना, है ना, ये सब खेती बाड़ी में आप देखें ना दवाई छींचते। पौधों तथा भू सर्वेक्षण के लिए कीटनाशक दवाओं का प्रयोग करना। सघन खेती के कार्यक्रम को अपनाना। लघु एवं सिंचाई परियोजना का विस्तार। आठवां है कृषि उत्पादों के समर्थन मूल्य का निर्धारण, कि भैया न्यूनतम समर्थन मूल्य का मतलब जो होता है कि मक्का को कम से कम 1500 रुपए में बेचा जाएगा। अभी क्या चल रहा है, मक्के का मूल्य 1200-1500 चल रहा है ना। ये होता है इसको एनएमपी बोलते हैं ना, एमएनपी बोलते हैं, है ना, इसको क्या बोलते हैं, न्यूनतम समर्थन मूल्य कहा जाता है। 9वां कृषि विपणन सुविधाओं की वृद्धि करना। 10वां कृषि वित्त ऋण सुविधाओं का विस्तार करना। प्रश्न 19 तुम्हारे ये बोल रहा है, परिवहन के साधन मानव सभ्यता की प्रगति के पथ प्रदर्शक कैसे, लिखिए। उत्तर, परिवहन का महत्व एवं उपयोगिता। आधुनिक औद्योगिक समाज के लिए परिवहन और संचार के साधन आवश्यक बन गए हैं। जैसे जैसे मानव, परिवहन के साधन मतलब कोई गाड़ी हो गया, बस हो गया, ट्रेन हो गया, एरोप्लेन हो गया, जिससे हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा पाते हैं, उसको हम परिवहन के साधन बोलते हैं, ट्रांसपोर्ट बोलते हैं ना। तो मानव सभ्यता की प्रगति के पथ प्रदर्शक है। सही बात है भैया, अगर सोच करके देखो, अगर बस नहीं होती, गाड़ी नहीं होता, मोटर वाहन नहीं होता, तो तुम लोग को तो भैया तुम लोग को तो भैया अपने मामा घर जाने में तुम लोग को बिल्कुल 2 दिन लग जाते। बैलगाड़ी से कब तक जाते भैया, पहले नहीं होते थे परिवहन के साधन, तो बैलगाड़ी से जाने में बहुत दिक्कत जाती थी, है ना, 2-4 दिन लग जाते थे। लेकिन आजकल खटाक से गाड़ी चालू करे और आधा एक घंटे में पहुंच गए, है ना। तो परिवहन के साधन का क्या महत्व और उपयोग है, ये देखेंगे हम, है ना। तो परिवहन के साधन की उपयोगिता हम क्या पढ़ रहे हैं, परिवहन के साधन की उपयोगिता पढ़ रहे हैं, है ना। आधुनिक औद्योगिक समाज के लिए परिवहन और संचार के साधन आवश्यक बन गए हैं। जैसे जैसे मानव सभ्यता की ओर अग्रसर होता गया, परिवहन का इतिहास और मानव सभ्यता का इतिहास बन गया। अतः परिवहन के साधन मानव सभ्यता की प्रगति के पथ प्रदर्शक बन गए हैं, जैसा कि निम्न तथ्यों से स्पष्ट है। पहला, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ आधार प्रदान करना। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ आधार प्रदान करना। परिवहन के साधन भारतीय राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ आधार प्रदान करते हुए सद्भाव एवं भाईचारे को जागृत कर देश को एकता के सूत्र में बांधने का कार्य करते हैं। दूसरा, दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति। परिवहन के साधन जैसे सड़क, रेलवे, जलमार्ग, वायुमार्ग से मंडी के लिए, कृषि उपजे उद्योग के लिए, कच्चा माल उपभोक्ताओं के लिए तैयार माल आदि को सुलभ उपलब्ध कराते हैं। अगला क्या है तुम्हारा, राष्ट्रीय प्रगति के सूचक। परिवहन के साधन राष्ट्रीय प्रगति और समृद्धि के सूचक है। इनसे ही माल और यात्री ढुलाई नियमित, विश्वसनीय और तीव्रगामी होती है। चौथा तुम्हारा विश्व व्यापीकरण को बढ़ावा। परिवहन और संचार के सक्षम साधनों के द्वारा नदियां बहुत छोटी हो गई है। किसी एक देश में हुए बाजारों में हुए परिवर्तन का प्रभाव अन्य देशों के बाजारों पर अवश्य पड़ता है। दुनिया के लोगों की परस्पर निर्भरता को परिवहन के साधन सुलभ बना देते हैं। 5वां, अगर समझ में नहीं आ रहा होगा तो उसके लिए पूरा समझा दूंगा मैं, ना, कमेंट करो कहां पे दिक्कत जा रही है ना। 5वां तुम्हारा प्राकृतिक आपदाओं के समय मददगार। परिवहन के साधन प्राकृतिक आपदाओं जैसे अकाल, बाढ़, महामारी, अनावृष्टि के समय समाज के मददगार होते हैं। जब कभी भी अकाल आता है ना, जिस दिक्कत आती है, भूकंप आ गया, तो परिवहन के साधन से तुरंत भारतीय सेना की, अगर मान के चलो कि आपके गांव में भूकंप आ गया, फिर कुछ आना नहीं चाहिए लेकिन आ गया मान लो, और कुछ भी आपको बाढ़ आ गई, पानी से बिल्कुल भर गया, तो तुरंत परिवहन के साधन से हेलीकॉप्टर जाएंगे, आप लोग को उठा करके मदद करके आप लोग को बाहर निकाल लेंगे। भारतीय सेना के जवान आ जाएंगे और आप लोग को मुसीबत से बाहर निकाल लेंगे। तो परिवहन के साधन आपदा के समय क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। लास्ट क्वेश्चन,
1857 के स्वतंत्रता संग्राम के सफलता क्या कारण थे? आप लोग को जैसा मैंने बताया कि मंगल पांडे हो गए, इन लोगों ने विद्रोह कर दिए थे और अंग्रेज लोग की बिल्कुल खाल उधेड़ दिए थे। लेकिन भैया 1857 में फिर अंग्रेज लोगों ने अपन लोग हार गए थे। 1857 का जो युद्ध था ना अंग्रेजों के खिलाफ, अपन लोग क्या हो गए थे, वो हार गए थे। तो क्यों हारे, उसका क्या कारण था? 1857 में, है ना, जो विद्रोह हुआ था अंग्रेजों के खिलाफ, उसमें अपन लोग हार गए थे, भारत देश के लोग, और अंग्रेज लोग जीत गए थे। ऐसा क्यों हुआ था, उसका क्या कारण था? तो उत्तर 1857 के संग्राम की असफलता के कारण निम्नलिखित है। पहला, 1857 की जो क्रांति थी वो निर्धारित तिथि से पूर्व प्रारंभ कर दी गई थी, जिससे ये असफल हो गई। मतलब कि जब इन लोगों ने डिसाइड करे थे कि भाई, इन लोगों ने डिसाइड करे थे कि भैया हमको 10 तारीख को अंग्रेज लोग को मारने के लिए जाना है। अब उसमें से कई लोग के अंदर पहले ही जोश आ गया, वो लोग 5 तारीख को ही भैया पहुंच गए अंग्रेजों से लड़ने के लिए, और है ना, और अंग्रेज लोग ने उन लोग को मारते गए। अगर पूरा भारत देश एक ही तारीख के दिन, 10 तारीख मतलब 10 तारीख के दिन ही अगर अंग्रेज लोग के खिलाफ लड़ाई करते तो अंग्रेज लोग की चटनी बन जाती, है ना। अपन ने पहली गलती क्या कर दी है कि भैया आगे पीछे अपन लोग ने वो कर दिए। दूसरा, 1857 की क्रांति की असफलता का अन्य कारण योग्य नेतृत्व का अभाव था। योग्य नेतृत्व का मतलब ये होता है कि कोई एक ऐसा नेतृत्व करने वाला नहीं मिल पाया जो चला सके। कोई एक राजा का अभाव था। नेतृत्व मतलब कि काम, नेतृत्व करने वाला क्या था, अभाव था। विद्रोही नेताओं में सैनिक कुशलता तथा संगठित होकर कार्य करने की क्रांति के संचालन की क्षमता का अभाव था। तीसरा, 1857 की क्रांति के समय अधिकांश नरेशों ने क्रांतिकारियों का साथ न देकर अंग्रेजों का ही साथ दिया। अरे भारत देश में इतने गद्दार और इतने बिल्कुल हरामी किस्म के लोग थे। एक तरफ जहां झांसी की रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ रही थी, तात्या टोपे अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे, उसी समय भारत देश के अंदर बैठे कुछ गद्दार लोग अंग्रेजों का साथ दे रहे थे, है ना। और अंग्रेजों का साथ दे रहे थे। क्या कर रहे थे? अंग्रेजों का साथ दे रहे थे। अंग्रेजों का साथ दे रहे थे, है ना। सर जॉन के मत से यदि, देखो अंग्रेज ने क्या बोला, अंग्रेज ने ये बोला यदि समस्त भारतवासी पूर्ण उत्साह से अंग्रेजों के विरुद्ध संगठित हो जाते तो अंग्रेज नष्ट हो जाते। लेकिन भैया अंग्रेज लोग की तलवे चाट रहे थे। कौन मालूम? अपने भारत देश के जो लोग थे ना, अपने भारत देश के जो हरामी किस्म के लोग थे, वो लोग क्या कर रहे थे, अंग्रेज लोग के बिल्कुल साथ दे रहे थे। एक तरफ जहां भारत देश के सैनिक लोग लड़ाई लड़ रहे, है ना। सर जॉन ने क्या बोला, अगर अंग्रेज लोग, है ना, अंग्रेज लोग के विरुद्ध संगठित हो जाते। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि भैया भारत देश के जो खुद के लोग थे वो लोग खुद, वो मतलब कि ऐसा हो गया था, मतलब घर का भेदी लंका ढाए। वो कहावत है ना कि अपने साथ के लोग अपनी थाली में छेद कर रहे हैं। तो इन्हीं विश्वासघाती लोगों के कारण भारत देश की वो क्रांति असफल हो गई थी और कई क्रांतिकारियों का बलिदान वो व्यर्थ चला गया था ना। चौथा, क्रांतिकारियों में वीरता तथा साहस की भावना का अभाव नहीं था, परंतु उनकी सैनिक शक्ति निर्बल थी। ये भी एक कारण था, क्योंकि भैया अपन लोग तलवार लेकर लड़ाई लड़ रहे थे और अंग्रेज लोग के पास बंदूक थी, तोप थी। अपन लोग तलवार लेके दौड़ते, उतने में अंग्रेज लोग तोप का एक गोला छोड़ देते, है ना, तो दिक्कत बन गई थी। अंग्रेज अधिकारी क्रांतिकारियों का दमन आधुनिक हथियारों से करते थे, परंतु क्रांतिकारियों के पास आधुनिक हथियारों का अभाव था। और आप लोगों को कहीं पर भी दिक्कत जाती 10वीं क्लास में कमेंट करना, तुरंत वीडियो ला दूंगा, ठीक। और जिन लोग को राइटिंग समझ में नहीं आ रही उन लोग के लिए बिल्कुल PDF वीडियो बना चुका हूं मैंने, चैनल पर मिल जाएगा।